हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 20 कॉमन एरर्स दिए गए हैं, जिनको आपको स्वयं से बनाना चाहिए। यदि आपके इस पूरे 20 कॉमन एरर्स में यदि 15 से अगर आप ऊपर पाते हैं, मतलब 15 से अगर आपका अधिक अगर कॉमन एरर सही होता है, तो आपकी तैयारी अच्छी है, बढ़िया है। और यदि 15 से बिलो अगर आप पाते हैं, तो मेरे नजर में आप पुअर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के हैं, बहुत ही इजी और बेसिक नेचर के हैं। आप थोड़ा इनको समय लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए, समय की कोई किल्लत नहीं है। बच्चों, आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा? इट वुड बी नाइस टू हैव ए गुड इवनिंग स्ट्रॉल आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस, नो एरर। इसमें कहां गलती है? इसमें कौन सा भाग गलत है और उसका कारण क्या है? कारण भी मतलब एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा हमारा आर्गुमेंट एकदम रीजनेबल होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर सी। ऐसा क्यों है? वो थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लिया जाए, ऐसा क्यों है। देखिए, 5 आवर्स ऑफ ऑफिस में गलत है। यहाँ पर ऑफ की जगह पर एट होना चाहिए। ऑफिस यहाँ पर कोई वर्किंग प्लेस है, और हम लोग प्रीपोजिशन अगर पढ़े हैं तो जानते हैं कि वर्किंग प्लेस के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। यानी कि आपको जहां पर ऑफ नजर आ रहा है वहां पर एट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 5 आवर्स एट ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आपका आंसर क्या है? आप इसे एक बार जरूर मिला लें। चलिए, सवाल नंबर हम लोग सेकंड की ओर मूव करते हैं। करेक्ट, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ, नो एरर। इसमें से हमें गलत पार्ट का चुनाव करना है। यदि आपको लगता है कि सारा का सारा पार्ट सही है, तो आपका एक आंसर नो एरर भी बनता है, ठीक है। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स, नो एरर। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। इसका क्या कारण है, पहले इसके कारण को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक इडियम है, वो क्या होता है ना, टू प्ले, ठीक है ना, और टू वंस स्ट्रेंथ होता है। चलिए, टू प्ले टू वंस स्ट्रेंथ होता है, यानी कि अपनी काबिलियत के आधार पर माना परफॉर्म करना। यहाँ प्ले के बाद टू होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये इडियम गलत है। टू प्ले हिज स्ट्रेंथ मतलब यूज गलत है। टू प्ले टू होना चाहिए, यहाँ पर टू की जरूरत है। दूसरा बात ये रहा कि यहाँ पर राइटर्स, अनेक राइटर्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हिज के जगह पर दियर आना चाहिए। तो इसमें दो तरह के संशोधन होंगे। पहले तो इसको हम प्ले के बाद टू लिखेंगे, पहले आप ऐसे समझिए, और फिर इसके बाद देयर स्ट्रेंथ लिखेंगे। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। उसका कारण क्या है? प्ले के साथ टू होगा और हिज के जगह पर दियर होगा, तो टू का राइट आंसर हमारा सी बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं। करें क्या? एज ए स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। एक बार सवाल को फिर से देखा जाए। करें कि एज ए स्क्रीन राइटर के तौर पर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग, यदि बृहद तौर पर बात किया जाए, तो फिल्म वर्ल्ड में दो तरह के काम हैं, दो तरह के जॉब हैं। बच्चों, बहुत ही आसान, भले ये आपको बहुत बड़ा एरर दिख रहा हो, लेकिन इसके आंसर्स बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से इसको समझने की जरूरत है। देखिए बच्चों, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। कारण क्या है, इसमें सी क्यों गलत है? देखिए, टू के बाद है ना काइंड्स होना चाहिए, काइंड नहीं होना चाहिए, काइंड्स होना चाहिए। टू के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लुरल होता है, काइंड की जगह पर काइंड्स होना चाहिए। तो हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आपके क्या आंसर आ रहे हैं, इसको जरूर एक बार वीडियो से मिलान कर ले। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। करेक्ट, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल हम लोग बारंबार बनाए हैं, ठीक है ना। पिछले कई वीडियोज में इस तरह के सवाल पर चर्चा हुई है। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज, नो एरर। इसमें क्या त्रुटि है, क्या गलती है? देखिए
बच्चों इसका जो राइट आंसर, पहले आंसर को बात करते हैं। इसका राइट आंसर 4 का आंसर सी होना चाहिए। कारण क्या है वो पहले आप समझ ले। अगर आप एवरीवन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया है पिछले वीडियोस में, एवरीवन के बाद ऑफ आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। और पॉसेसिव जो होगा ना वो सिंगुलर होगा, पॉसेसिव जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो क्या प्लूरल होता है, ऑफ के बाद केवल नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब और पॉसेसिव सिंगुलर होता है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एवरी वन ऑफ के बाद तो माई बॉयज ठीक है, वर्ब की जरूरत नहीं तो वर्ब है नहीं, लेकिन देयर की जगह पर यहाँ पर हीज होना चाहिए, ठीक है ना। देयर जो है ना यही गलत है। आपका क्या गलत है, पार्ट सी में क्या रॉन्ग है, तो देयर की जगह पर पॉसेसिव हमारा सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर हीज हो जाएगा, हीज स्टडीज होना चाहिए, यानी कि हमारा राइट आंसर 4 का आंसर सी होगा। आते हैं नंबर 5 में। LIC was found on September 1, 1956 via the Life Insurance Act. No error. एक बार बात को फिर से सुना जाए। LIC was found on September 1, 1956 via the Life Insurance Act. इसका मतलब यह है कि LIC का स्थापना किया गया 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा, है ना, के द्वारा। चलिए बच्चों इसमें गलत जो पार्ट है वो पार्ट ए है। वजह क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए फाउंड जो है वो फाइंड का V2 और V3 है। फाइंड फाउंड फाउंड, ठीक है ना, फाइंड फाउंड फाउंड, यहां पर तो ये समझते हैं। अच्छा एक फाउंड जो है वो V1 भी आता है। तो फाउंड का मतलब स्थापित करना। देखिए जब स्थापित करने की बात होती है, जब आपको स्थापित करने की बात होती है तो फाउंड जो होता है ना वो V2 नहीं होता है और V3 नहीं होता है, वो फाउंड V1 होता है। इसको पहले समझा जाए। स्थापित करने के मामलों में फाउंड V1 होता है, लेकिन हमें पैसिव वाक्य में वाज वर्ग के बाद V3 चाहिए। यहाँ पर पाने वाले का अर्थ नहीं है, यहाँ पर स्थापित करने का अर्थ है। तो स्थापित करने के मामलों में फाउंड V1 इस्तेमाल होता है। अब इसका जो V2 और V3 होगा वो फाउंडेड होगा, यानी कि जहां पर आपको फाउंड दिखाई दे रहा है वहां पर होना चाहिए फाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 5 का आंसर ये होने वाला है। आते हैं नंबर 6 की तरफ। अरे क्या, इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज फॉर जॉब, नो एरर। यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं जॉब को चेंज ना करता, मतलब इसका मूल भाव यही है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज फॉर जॉब। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो सी है। वो सी क्या है, क्यों गलत है, देखिए नाउन प्लस, हम लोग बेसिक रूल क्या समझते हैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, से अगर कोई ढांचा अगर इस प्रकार से है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले वाले नाउन के साथ कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगता है, या तो द लगे या तो एन लगे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन हम यहाँ कोई तरह का आर्टिकल हम नहीं देख पा रहे हैं। और चेंज क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चेंज क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। चेंज जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अगर पर्टिकुलर है तो हम द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ कोई ना कोई आपको आर्टिकल की जरूरत है। यहाँ पर आप ए दीजिए, यहाँ पर आप द दीजिए, जैसा सेंटेंस आपको समझ में आता है वैसा काम कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई आर्टिकल हमें चाहिए। तो यहाँ पर चलिए मैंने ए दे दिया, ए चेंज होता है, ठीक है ना, आमतौर पर चेंज के साथ ए लगता है, तो ए चेंज फॉर जॉब। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सी, तो चेंज के पहले हमें आर्टिकल की आवश्यकता है, ठीक है, हम ए दे अथवा हम द दे। तो राइट आंसर हमारा 6 का सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 को समझते हैं। कह रहा है क्या, द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड, नो एरर। इसमें कहां गलत है, कह रहे द ऑक्शन, नीलामी, ऑक्शन का मतलब नीलामी, कंडक्टेड बाय द बैंक, जो बैंक द्वारा किया जाएगा, विल बी प्राइस बेस्ड, वो मूल्य आधारित होगा, यूजिंग मल्टीपल प्राइस्ड मेथड, जिसमें कि कई तरह के प्राइस मेथड की यूज किए जाएंगे। बच्चे ये बहुत आसान ये कॉमन एरर है। आपको भले लग रहा है कि थोड़ा सा उसका समझ में नहीं आ रहा है या लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान कॉमन एरर है। देखिए वो क्या है, वो 7 का राइट आंसर, पहले मैं सी पहले डिक्लेयर करता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब कारण क्या है, सी का कारण समझिए। मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक, तो जब मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक, तब इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपको मेथड दिखाई देता है ना, वो मेथड्स होना चाहिए। सही आंसर मेथड की जगह पर मेथड्स होना चाहिए।
यानी कि हम सुधार कर रहे हैं सी बॉक्स में। 7 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 8 की तरफ। करे क्या, दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस ओनली। करे क्या, एक बार फिर से सवाल को सुना जाए। दिस पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेसेस ओनली। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो पार्ट हमें बी नजर आता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप किसी कलर कोई वार्निश या कोई तरह का लिक्विड को कहीं लगाते हैं, अप्लाई का मतलब यहां पर लगाना होगा, ठीक है ना, यहां पर लगाना होगा। आप ऐसा समझिए, प्रयोग करना, ठीक है, लगाना या प्रयोग करना। जब आप कोई क्रीम, कोई कलर, वार्निश एटसेट्रा को जब आप किसी सरफेस पर लगाते हैं तो यहां पर प्रीपोजिशन ऑन नहीं होगा, यहां पर प्रीपोजिशन टू होगा। ठीक है, यहां पर प्रीपोजिशन ऑन की जगह पर प्रीपोजिशन टू होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस कैसा होगा? द दिस पेंट शुड बी अप्लाइड टू क्लीन सरफेसेस ओनली। यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा क्या, सॉरी 8 का राइट आंसर क्या होगा, वो बी होगा। नंबर आते नंबर 9 की तरफ। करे क्या, सी लुक्ड एट मी विथ टीयर्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम हर आईज। करे क्या, सी लुक्ड एट मी विथ टीयर्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम हर आईज। इसमें गलत पार्ट क्या है? देखिए, कोई चीज जो कि ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि बारिश, जैसे कि आंसू, जैसे कि पेड़ का पत्ती गिरना, इसका नेचुरल डाउनवर्ड मूवमेंट इसका ये होता है, फॉलिंग। तो कोई चीज यदि स्वतः नीचे की ओर जाता है तो उसके साथ हम डाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर आपको टीयर्स फॉलिंग डाउन लिखा है वहां पर सिर्फ टीयर फॉलिंग होना चाहिए, वहां पर डाउन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि 9 का राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है ना, विथ टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम हर आईज हमारा वाक्य ये होना चाहिए। यदि किसी चीज का जो डाउनवर्ड मूवमेंट उसका अगर वो फ्लो होता है, जैसे कि बारिश हुआ, आंसू हुआ, पेड़ का पत्ती हुआ, ये सब ऑटोमेटिक नीचे गिरते हैं, इनके साथ वर्ड डाउन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। 9 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आते हैं नंबर 10 में। चलिए नंबर 10 क्या कहता है, ए वेडिंग इन एन इंडियन विलेज इज रियली वर्थ टू बी सीन, नो एरर। करेक्ट, एक बार फिर से, ए वेडिंग इन एन इंडियन विलेज इज रियली वर्थ टू बी सीन। बच्चों इसमें गलत पार्ट क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 10 का राइट आंसर सी होगा। वजह क्या है 10 का राइट आंसर सी? देखिए, वर्थ एक एडजेक्टिव है, पहले आप इसको बेसिक तौर पर समझे। वर्थ एक एडजेक्टिव है और वर्थ के बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो V4 होगा। वर्थ के बाद आने वाले जो वर्ब होता है वो V4 होता है। ये वर्थ का मतलब वर्थ के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, तो वर्थ के बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो V4 होगा। तो जो यहाँ पर आपको टू बी सीन नजर आता है वो क्या होना चाहिए? बीइंग। यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बी में आईएनजी लग जाएगा वर्थ के वजह से, तो इस तरह से होना चाहिए, बीइंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सीन का इस्तेमाल करेंगे। ये सारा परिवर्तन कर रहे हैं बॉक्स सी में, अतः हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। एक बार फिर से, वर्थ के बाद बी वर्थ, आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझे, बी वर्थ के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो V4 में होता है। ठीक है, अगर आपको कहना कि यह किताब पढ़ने लायक है, कैसे इस बात को लिखेंगे? दिस बुक इज है ना वर्थ। वर्थ के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? V4 होना चाहिए। तो हमारा वाक्य किस तरह से बनेगा? दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने लायक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर जो होगा हमारा सी होगा। आते हैं नंबर 11 की तरफ। करे क्या, दे नेम्ड देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा अपने जो बहुत दादा परदादा, उनको आप समझिए है ना, तो परदादा परदादी के नाम के ऊपर उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा। ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है ना, दादा के भी जो दादा थे वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। तो उनके आधार पर, उनके नाम के आधार पर अपने बच्चों का नाम रखा। देखिए, किसी के नाम के ऊपर यदि कोई नाम रखते हैं, माने कि मेरे परदादा का नाम था राम, मैंने भी अपने लड़के का नाम राम रख दिया, एनीवे, तो ये ग्रेट, ये नाम जो होता है ना, नेम आफ्टर होता है, नेम फ्रॉम नहीं होता है। वो होता है किसी के ऊपर नाम रखने के लिए वर्ड नेम आफ्टर का प्रयोग होता है, नेम फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए? पार्ट बी होना चाहिए। पार्ट बी में क्या होना चाहिए? फ्रॉम का यूज गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? नेम के बाद आफ्टर का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पर वर्ड आफ्टर होना चाहिए। 10 का 11 का आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। 11 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं नंबर 12 में। करेक्ट है, इम्प्रिजनमेंट इज नॉट ए गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ क्राइम। एक बार बात को फिर से सुना जाए, इम्प्रिजनमेंट इज नॉट ए गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ क्राइम। देखिए,
बच्चों इसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो 12 का सी होगा। वजह क्या है? जहां पर देखिए दिस काइंड के बाद, दिस के बाद यहाँ सिंगुलर है, दिस के बाद काइंड है, ये जो कि सिंगुलर है, तो ऑफ के बाद भी नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। बेसिक रूल यही कहता है ना। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ये समान जाति का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब यहाँ पर दिस काइंड जब लिख दिया है तो ठीक है ना, तो दिस काइंड ऑफ क्राइम होना चाहिए। यहाँ पर क्राइम्स नहीं, यहाँ पर क्राइम होना चाहिए। हमारा 12 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आगे आते हैं नंबर 13 में। चलिए नंबर 13 को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्या कि ऑल्दो शी वॉज वेरी इन लव विथ स्मिथ शी वांटेड टू मैरी जॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि यद्यपि वो स्मिथ से बहुत प्यार करती थी लेकिन वो शादी करना चाहती थी जॉन से। बच्चों इसमें गलत पार्ट है आपका ए। वजह क्या है? देखिए वेरी के जगह पर वेरी मच का इस्तेमाल होता है। वेरी का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। वेरी की जगह पर यहां पर होना चाहिए वेरी मच होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम ऐसे कहते हैं ही लाइक्स क्रिकेट वेरी, ही लाइक्स क्रिकेट वेरी, वो बहुत ज्यादा क्रिकेट पसंद करता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मैं गलत हूं, है ना। ही लाइक्स क्रिकेट वेरी मच होना चाहिए, ठीक है ना। तो वेरी नहीं होता, वेरी का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है, उसके साथ वेरी मच आता है जब आपको बहुत ज्यादा संख्या में कोई बात कहनी है तो यहाँ पर जो वेरी की जगह पर क्या आना चाहिए? वेरी मच आना चाहिए। हम ये पूरा सुधार कर रहे हैं बॉक्स ए में। हमारा 13 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते नंबर 14 में। अरे क्या रिलीजन शुड नॉट बी व्यूड एज एन ऑब्स्टिकल इन प्रिजर्विंग रेशियल हार्मोनी। एक बार सवाल को पुनः समझा जाए। रिलीजन शुड नॉट बी व्यूड, रिलीजन को किस तरह नहीं देखना चाहिए? एज एन ऑब्स्टिकल, एक बाधा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। इन प्रिजर्विंग रेशियल हार्मोनी। बच्चों इसमें गलत पार्ट जो है वो सी है। वो वजह क्या है? 14 का राइट आंसर सी होगा। उसका वजह क्या है? ऑब्स्टिकल मतलब बाधा। आप ऐसा समझिए, बाधा अथवा रुकावट की जितने भी अंग्रेजी हैं, केवल ऑब्स्टिकल ही नहीं, ऑब्स्टिकल का हिंदी होता है बाधा अथवा रुकावट, ठीक है। अड़चन, बाधा, अड़चन, रुकावट, जो भी आप कह ले, बाधा, रुकावट, अड़चन के जितने भी इंग्लिश हैं ये सभी के सभी प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेते हैं, है ना। अब इसमें ऑब्स्टिकल के साथ प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल होगा वो टू होगा। इसका मतलब है कि हमारा इन के जगह पर क्या होना चाहिए? इन के जगह पर टू होना चाहिए। ओके, तो हमारा 14 का राइट आंसर सी होगा। आते हैं नंबर 15 में। करेक्ट, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कांट क्लियर इवन प्रिलिमिनरी टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा एलिमेंट्री ज्ञान की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा एलिमेंट्री ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान क्या चाहिए? कुछ खास नहीं है। पहले इसके आंसर को पहले समझ ले कि ये 15 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। कारण क्या है? नो मैटर के बाद WH वर्ड आता है, सीधे नो मैटर नहीं आता है, नो मैटर के बाद WH वर्ड आता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से होना चाहिए, नो मैटर हाउ ही ट्राइज। नो मैटर यहां पर कुछ मिस हो रहा है, वो हाउ मिस हो रहा है, ठीक है। नो मैटर हाउ ही ट्राइज हार्ड, है ना, कोई मतलब नहीं, वो चाहे जितना प्रयास करना है प्रयास कर ले, है ना, वो प्रिलिमिनरी टेस्ट भी, है ना, क्लियर नहीं कर सकता है, पीटी भी क्लियर नहीं कर सकता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा 15 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। 16 में आते हैं। अरे क्या, आई मेट ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, whom I didn't see for many years। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। अरे कि आई मेट ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी भेंट एक बहुत पुराने दोस्त से हुई, ठीक है ना, बहुत घनिष्ठ दोस्त से हुई, जिसे मैं सालों से नहीं देखा था। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो पार्ट बी है। 16 का राइट आंसर बी है। अब तर्क क्या है इसके पीछे? तो फॉर और सिंस के साथ ना सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है, ठीक है ना। फॉर और सिंस के साथ नॉर्मली हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार होना चाहिए? whom I had not seen, है ना, I didn't see के जगह पर होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमारा रॉन्ग है, क्या होना चाहिए? I hadn't seen होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर बी होगा। यहाँ डिडंट क्यों हटाया गया? फोर की वजह से। फोर और सिंस के साथ परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, इस वजह से यहाँ पर फोर के वजह से डिड नॉट के जगह पर हैड नॉट का यूज किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 17 की तरफ। कर क्या, ही कुडंट हेल्प टू शेड टीयर्स, ही कुडंट हेल्प टू शेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस बाय ए डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। वो अपने आंसू को नहीं रोक सका, आंसू बहाने से नहीं रोक सका, ठीक है ना, गांव वासियों के दुर्दशा को देख करके, जो कि
वो एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक में उनकी दुर्दशा एकदम होमलेस वाली हो गई थी, एकदम मतलब बेघर कर दिए गए थे। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो पार्ट ए है। 17 का राइट आंसर ये होगा। कारण क्या है, एक फ्रेज है ना, कैंट हेल्प, एक फ्रेज है कांट हेल्प, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा कुडंट हेल्प, प्रेजेंट है कांट हेल्प तो पास्ट हो जाएगा कुडंट हेल्प, और कांट हेल्प के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो V4 होता है। ये एक बेसिक चीज हमें पढ़ाई करना है। कांट हेल्प, किसी चीज के बगैर आप नहीं रह पाते तो उसको हम कांट हेल्प से बनाते हैं। जैसे कि वो मुझे चिढ़ाए बिना नहीं रह सकता है, कोई व्यक्ति है मुझे चिढ़ाए बिना नहीं रह सकता है, जब मिलेगा तो चिढ़ाएगा। अगर हमको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ही कांट हेल्प, किसी चीज के बिना नहीं रह पाना मतलब उस चीज को जरूर करना। ही कांट हेल्प टीजिंग मी, टीज परेशान करना, चिढ़ाना, आप जो समझ ले, वो मुझे परेशान किए बगैर नहीं रह सकता, जब मिलेगा तो परेशान जरूर करेगा। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में कुडंट हेल्प हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब V4 होना चाहिए। तो वहां पर जो आपको टू शेड दिखाई देता है, यहां से टू खत्म हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगा, शेड की जगह पर क्या हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगा। हमारा 17 का राइट आंसर ये होगा। आते नंबर 18 में, आई डाउट दैट दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, मतलब मुझे संदेह है कि ये जो चीज है, कोई चीज है, ये सभी को स्वीकारनीय होगा, मुझे इसमें संदेह है। बच्चों डाउट के बाद हम लोग दैट का यूज नहीं करते है ना। डाउट के बाद मुझे शक है कि है ना, इसे सभी द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, इसमें मुझे शक है। तो कि भले हिंदी में आ रहा है, लेकिन उसके लिए दैट नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे है ना। डाउट के बाद आमतौर पर इफ या वेदर का यूज होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है ना। दिस के दैट के जगह पर क्या होना चाहिए, इफ या वेदर होना चाहिए। आपको इफ रख दीजिए, ज्यादा बेहतर है। चलिए हम आते हैं नंबर 19 की तरफ। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। इसमें हमें गलत पार्ट का चुनाव करना है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। बच्चों इसमें गलत क्या है, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, ए नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है। चलिए एक सिंगुलर नाउन है क्राइटेरियन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मतलब शर्त, इसको आप शर्त मानदंड कह लीजिए, मानदंड अथवा शर्त। लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है। देखिए इसका क्राइटेरियन सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल होता है ना वो क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरियन नहीं होता, क्राइटेरिया होता है। यानी क्या, ये नंबर ऑफ के बाद जो हमें नाउन प्लूरल चाहिए तो क्राइटेरियंस नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। ये क्राइटेरियंस गलत है, हमारा सही जो नाउन है वो क्राइटेरिया है, सही जो प्लूरल नाउन है वो क्राइटेरिया है। इसका मतलब है कि हमारा 19 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। आते नंबर 20 में, कह क्या, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन ए द स्लीप वॉकिंग सीन। यानी कि मैकबेथ के अंतिम और पांचवा जो एक्ट है उसमें क्या बताया गया है ना, एक स्लीप वॉकिंग सीन उसमें दिखाया गया है। देखिए ये फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये भले दो नाउन है, एक फिफ्थ हुआ और एक फाइनल एक्ट हुआ, एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन एक ही चीज को बताता है, वो पांचवा था और अंतिम था, तो चीज एक ही है। तो जब दो नाउन के मिलने से एक बात का बोध होता है, दो बात का नहीं, पांचवा और अंतिम, तो पांचवा भी वही और अंतिम भी वही, ठीक है। इस एक्ट में हमें वर्ब सिंगुलर की जरूरत है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जहां पर कंटेन आपको दिखाई देता है वहां पर कंटेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा बी होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये 20 क्वेश्चंस रहे जो कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपका स्कोर कार्ड क्या है, क्या आपने पाया है, इसे आप जरूर कमेंट सेक्शन में भेजें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।